डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वेव तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे विस्थापन, आयाम और तरंग दैर्ध्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये क्या देखते हैं। जब किसी शांत जल में पत्थर का एक टुकड़ा फेंका जाता है तो उसमें एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ये हम मान लें कि यहाँ पर एक शांत जल है। ये शांत जल में जब हम पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो जल का तल ऊपर उठ जाता है और फिर क्या होता है, नीचे दब जाता है और पुनः फिर ऊपर उठ जाता है। ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जल का जो पार्टिकल होते हैं, जो जल के पार्टिकल हैं, ये सब कहाँ उठ जाते हैं, ये सब ऊपर उठ जाते हैं, अपने ही स्थान पर होते हैं। और कुछ स्थानों पर ये जल के जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ दब जाते हैं, अर्थात ये एरिया पूरा स्पेस खाली हो जाता है। यहाँ जल का पार्टिकल नहीं होता है, ये नीचे चला आता है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जो विक्षोभ उत्पन्न होता है इसी को हम कहते हैं ये तरंग है। तो तरंग में जो होता है ये अनप्रस्थ तरंग होता है, ये आपको बताया गया है। तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनप्रस्थ तरंग होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो अनप्रस्थ तरंग में जो पार्टिकल होते हैं, जैसे यहाँ जल के पार्टिकल हैं, तो ये ऊपर नीचे ऐसे कंपन करते हैं यहाँ पर, और तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य में आपको बताया गया था स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग में जो पार्टिकल होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य और अनप्रस्थ दो प्रकार की तरंगें होती हैं। ये जो हम डिफिनीशन यहाँ पढ़ेंगे ये दोनों प्रकार की तरंगों के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि एक डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पर जैसे पहली डिफिनीशन है आवृत्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एक सेकंड में जितने कंपन पूरा करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंपन करती हुई कोई वस्तु एक सेकंड में जितने कंपन पूरा करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ आवृत्ति का जो फार्मूला बनाया गया है, आवृत्ति का जो फार्मूला है कुल कंपनों की संख्या बटे कुल समय। तो एक सेकंड में जितने कंपन पूरा करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो कंपन और दोलन ये दोनों के लिए हम लिख सकते हैं। तो कंपन करने का मतलब है, जैसे कोई एक आप ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड का एक सिरा कहीं दृढ़ आधार से कस देते हैं और इसके एक दूसरे सिरे को वो हाथ से दबाकर हम छोड़ दें अगर, तो ये क्या करने लगता है, एक तरह से कंपन करने लगता है। तो एक बार ये नीचे जब आएगा तो पुनः ये ऊपर जाएगा और फिर कहाँ चला आएगा, नीचे चला आता है, अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक कंपन कहते हैं। तो जहाँ से ये चला वहीं पे पुनः जब ये फिर पहुँच जाता है तो इसे एक कंपन कहा जाता है और इसको कहा जाता है साम्यावस्था। यहाँ पर जहाँ ये रेस्ट में होता है और उसके बाद इसके ये जो धीरे धीरे घट कर फिर इसी पोजीशन में फिर आ जाएगा ये। तो कोई पार्टिकल अपने जो मूल पोजीशन में रहता है वही उसकी साम्य अवस्था या विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो ये जो जल के पार्टिकल ऊपर नीचे उठ रहे हैं इनकी साम्य अवस्था ये तल है। तो यहाँ तल जब इनमें एनर्जी का मान घट जाएगा तो ये पुनः अपने रेस्ट में आ जाएंगे, पुनः यहीं पर ये आ जाएंगे, विक्षोभ का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका जो है, इसको हम क्या कहते हैं, एक कंपन। तो एक सेकंड में अगर ये 2 बार आ जाता है तो 2 कंपन हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा तो 3 कंपन, 10 बार अगर ये ऐसे बनाता है ये साइज, तो इसकी जो कंपन की जो आवृत्ति होगी वो 10 हो जाएगी। तो ये हो गया आवृत्ति। तो दोलन करने वाली वस्तु, तो दोलन करने वाली वस्तु में भी होता है। तो जैसे मान लेते हैं एक रस्सी ले लीजिए या धागा ले लीजिए, इस पर एक
कोई लोहे की एक, जिसको हम कहते हैं लोलक या गोलक कहते हैं, बांध कर इसको लटका दें, तो जब इसके साम्य अवस्था से ऐसे हम छोड़ देते हैं तो ये भी दोलन करने लगता है। तो ये साम्य अवस्था, इसका रेस्ट पोजीशन यहाँ पे होगा, और इसके किसी एक ओर जब हम छोड़ देते हैं तो ये इधर आया और फिर यहाँ ऐसे यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर पहुँच गया, एक दोलन कहते हैं। तो एक दोलन और कंपन करने वाली वस्तु में एक कंपन कहते हैं, ठीक है। तो दोलन करने वाली वस्तु में एक दोलन होता है और कंपन करने वाली वस्तु में एक कंपन होता है। तो कंपन करने वाली वस्तु अपने स्थान पे कंपन करेगी ऊपर नीचे, और दोलन करने वाली वस्तु अपने स्थान पर हिलता है, यानी दोनों तरफ इस तरह से गति करेगा। तो दोनों के लिए हम ये डिफिनीसन लिख सकते हैं। तो यहाँ आवृत्ति की जो डिफिनीसन है इसको आप बना सकते हैं, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन पूरा करती है उसे आवृत्ति कहते हैं, उसे आवृत्ति कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु के लिए लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन पूरा करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का जो फार्मूला है यहाँ पर कुल कंपनों की संख्या बटे कुल समय होता है। आवृत्ति को n से लिखा जाता है, और आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज लिखते हैं, या कंपनों की संख्या बटे सेकंड। तो इसको पढ़ते हैं प्रति सेकंड भी लिखते हैं, प्रति सेकंड। तो ये 2 यूनिट बन गया। हर्ट्ज लिखें या प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। आवृत्ति के और भी बहुत मात्रक बनाए गए, हर्ट्ज, मेगा हर्टेज, ठीक है, मेगा हर्टेज। राउंड पर हावर्स होता है, इसको RPH पढ़ते हैं, तो राउंड पर हावर्स पढ़ेंगे यहाँ। राउंड प्रति मिनट, राउंड मीन्स चक्रों की संख्या जो होती है, तो RPM लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है राउंड पर मिनट होता है। RPS इसका मतलब क्या होगा? राउंड पर सेकंड होता है, ठीक है। ये जैसे किसी मोटर पर लिखा होता है उसकी चलने की गति, जैसे कोई पुली लगी हुई है, तो यहाँ पर 1 सेकंड का तात्पर्य है। 1 सेकंड में जितने कंपन पूरा करता है उसे आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं आवर्तकाल। तो एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगे उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक कंपन, यहाँ से यहाँ तक एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे आवर्तकाल कहेंगे। यहाँ से एक कंपन ये या एक दोलन कह सकते हैं, ये तरंग द्वारा एक तरंग द्वारा, ये तरंग का एक कंपन है या एक दोलन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगेगा उसे हम आवर्तकाल कहेंगे, और आवर्तकाल को कैपिटल T से लिखते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट तीसरा जो डिफिनीसन है, विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन के लिए साम्य अवस्था के किसी एक ओर तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। साम्य अवस्था के किसी एक ओर तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल y से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे इसमें है, अब मान लेते हैं कण जो है इसमें बहुत ढेर सारे कण हैं। तो यहाँ पे मान लें A B C, यहाँ पे D मान लेते हैं, यहाँ पर E मान लेते हैं, F और G, इसके बाद यहाँ पर H है, फिर I J, यहाँ K L सो वन डैश आगे बढ़ाते चले जाएंगे, L M हो जाएगा, फिर N, ठीक है, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है ये
मान लेते हैं जैसे विस्थापन क्या होता है, किसी कण द्वारा साम्य अवस्था के किसी एक ओर जितनी दूरी तय करती है उसे विस्थापन कहते हैं। तो अगर हम इस तरंग का विस्थापन माने तो यहाँ से ये कण यहाँ पहुँचा, तो ये देखा जा रहा है ABCD। अगर हम D की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर विस्थापन का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो तरंग का जो विस्थापन है वो इस एक्सिस से दूरी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसे हम विस्थापन कहते हैं। यहाँ विस्थापन y1, y2, y3, y4, y5 सो ऑन आगे तक हो सकता है। तो यहाँ इसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की जो डिफिनीशन बनाई गई है, साम्य अवस्था के किसी एक ओर तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। अब आयाम क्या होता है? अब आयाम जो होता है, साम्य अवस्था के किसी एक ओर अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। तो अधिकतम दूरी क्या हो जाएगी इसमें? तो अधिकतम दूरी आपकी ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये मैक्सिमम दूरी हो जाएगी। यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है कण, तो यहाँ जैसे ये कण की जो तरंग है ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से इसकी दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बढ़कर यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। अब ये मैक्सिमम दूरी को जो है हम क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। फिर यहाँ से देखा जा रहा है, फिर यहाँ से घटने लगा। तरंग का जो आयाम विस्थापन है वो धीरे धीरे घटने लगा, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ आयाम कहेंगे। मैक्सिमम मान को ही आयाम कहेंगे। आइए देखिए एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताएंगे यहाँ पर, और इस तरह से आप समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई पिंड है, अभी जैसे ऊपर दिखाया गया, इसको बांध कर लटका दिया गया। तो इसको अगर हम जब छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, दोलन करने लगता है। ठीक है, तो दोलन करेगा। अब मान लेते हैं पहली बार में ये जो है ऐसे गया 5 सेंटीमीटर आया इधर, ठीक है। फिर दूसरी बार में 4 सेंटीमीटर हो गया, फिर तीसरी बार में 3 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर लास्ट में ये रेस्ट में आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसको जब हम दोलन कराएंगे तो ऐसे ये चलेगा। तो पहली बार 5 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे कंपन करने वाली में भी होता है। तो कंपन करती है जब बस, तो पहली बार मैक्सिमम दूरी, फिर धीरे धीरे वो घटने लगती है। ठीक है, तो यहाँ जो है विस्थापन क्या है, तो विस्थापन ये सभी मान को हम विस्थापन कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 ये जो सभी, इन्हीं जो इसका मैक्सिमम मान होता है, अधिकतम मान होता है, उसी को हम आयाम कहेंगे। तो इसमें आयाम जो होता है वो मैक्सिमम मान होता है। जैसे मैक्सिमम मान आपको यहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम मान ये आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफिनीशन, आवर्तकाल, आवृत्ति, विस्थापन और आयाम। तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू।